BA1 सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 6 मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर या मौर्यन साम्राज्य, मौर्य राज्य हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत या इसका नाम जो है ये किस तरह से पड़ा, इसके फाउंडर जो हैं संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके जो संस्थापन के बारे में अलग अलग विचार प्रचलित हैं, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इनके बारे में। तो कई जो इतिहासकार ये सोचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके पूर्वज जो हैं ये मोर पालने का काम करते थे, तो इसलिए मोर पालने के काम से इनको मौर्य कहा जाने लग गया और ये अपने आप में वैश्य जाति को बिलोंग करते थे। या कई हिस्टोरियन ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनकी माता का नाम मौरा था और माँ के नाम के साथ इनको मौर्य जो है वो कहा जाने लग गया। तो ज़्यादातर जो माना जाता है, सही माना जाता है, जो व्यू जो है वो जिसके ऊपर ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने अपना सहमति प्रकट किया है, वो मोर पालने के धंधे के बारे में उन्होंने ये श्योरिटी मानी है कि शायद इनके पूर्वज जो हैं ये मोर पालने का धंधा करते होंगे और मोर पंखों को बेचकर अपना गुजारा करते होंगे। तो उसी से इनको मौर्य एम्पायर जो है मौर्य कहा जाता था। और बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया, तो उसका नाम भी मौर्य एम्पायर हो गया। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बहुत ही साधारण परिवार को बिलोंग करता था और अपनी माँ के साथ में रहता था। बहुत कम जो इनके पास में पैसा होता था उनमें इनका गुजारा चलता था। तो इतने बड़े एम्पायर तक पहुँचने का सफ़र ये क्या है, इसमें एक व्यक्ति है जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ में। चंद्रगुप्त मौर्य को एक महाराजा बनाने तक में जो रोल रहा है वो है चाणक्य का। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करने में पूर्ण रूप में सहायता की है। और ये मौर्यन एम्पायर जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था मगध राज्य में। मगध, आजकल हम बिहार को मगध का इलाका उस समय कहते हैं, और उसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्रा राजधानी में राज्य चलता था नंद वंश का, और नंद वंश का आखिरी राजा था धनानंद, जो कि बहुत घमंडी था। और उसके दरबार में उसका मंत्री था चाणक्य, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसकी बड़ी मान्यता थी नंद वंश में। पर धनानंद जो है ये बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता था। तो एक बार भरे दरबार में उसने अपने मंत्री चाणक्य की बहुत बेइज्जती कर दी, जिससे चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उसको लगा कि मैंने इस एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में बहुत काम किया है और ये मेरी कोई भी वैल्यू नहीं जानते हैं। तो वो उस एम्पायर को छोड़ के चल निकला वहाँ से। अभी चलते चलते रास्ते में कहीं पहुंचा, सोच रहा था क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, समझ नहीं आ रहा था। पर ये ज़रूर चाहता था कि धनानंद को जो है उसके बुरे व्यवहार के लिए वो ज़रूर कोई सज़ा देना चाहता है या उसको एहसास कराना चाहता है। तो अभी वो विश्राम कर रहा था एक इलाके में, तो उसने पास में कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनी, और वो बच्चे जो हैं वो राजा और सिपाहियों का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा उनमें राजा बना हुआ था और वो अपनी प्रजा को और साथ साथ में अपनी सेना को गाइड कर रहा था कि दूसरे राजा के ऊपर कैसे अटैक करना है, कैसे कैसे हमने उनकी सेनाओं का घेराव करना है। तो जो चाणक्य हैं उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो राजा बना है ये कितने बढ़िया ढंग से अपनी फ़ौज को लीड कर रहा है। और अक्सर अगर देखा जाए तो एक राजा भी अगर युद्ध के मैदान में होगा तो वो भी अगर इस तरह से लीड करेगा अपनी प्रजा को या अपने सैनिकों को, तो वो बिल्कुल जीत कर ही वापस आएगा। तो उसने उस बच्चे से कांटेक्ट किया, उससे मिला, और उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। तो जो चाणक्य हैं उन्होंने देखा कि ये बच्चा कितनी अच्छे ढंग से बात करता है, जो भी उनसे सवाल किए गए उनका बहुत अच्छा जवाब दिया। तो चाणक्य को ये कुछ महसूस होने लगा कि ये कोई बहुत बड़ा राजा बन सकता है, इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें कैलिबर है। तो फिर वो लड़का जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अपनी माता के साथ में मिलवाया चाणक्य को।
चाणक्य ने उनसे परमिशन ली माता जी से कि आपके बेटे को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, इसमें बहुत गुणवत्ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो है वो मान गई और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के साथ में कुछ देर ट्रेनिंग लेते रहे, उनसे कई चीज़ें उन्होंने सीखी और उन्हीं समय के दौरान तकरीबन 326 ईस्वी पूर्व, बीसी की बात कर रही हूँ, BCE, बिफोर द क्राइस्ट एरा, उस समय भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो है राजा, ग्रीक किंग जो है उसने हमला किया था, पर वो पूरे भारत के ऊपर राज्य तो करना चाहता था पर उसके मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाया। वो कौन था? वो था सिकंदर। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वो ग्रीक जो एक राजा था वहाँ से चला, अलग अलग इलाकों को जीतते हुए 326 ईस्वी पूर्व में उसने भारत के ऊपर भी हमला करना चाहा। तकरीबन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है भारत का कुछ हद तक उसने जीता और पंजाब तक में एंटर कर गया, पर उसको किसी कारणवश वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके सैनिक 10 सालों से वहाँ से चले हुए थे, थक चुके थे, तो वो वापस जाना चाहते थे। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक जवान लड़का था और उसके साथ में चाणक्य, जिसने उसको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रखी थी। चाणक्य जो है ये सिकंदर से मिले जब सिकंदर वापस जा रहा था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी सिकंदर से इंट्रोड्यूस कराया। सिकंदर ने भी चाणक्य को देख के ये बहुत अच्छा महसूस किया कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और उन्होंने चाणक्य को बोला कि तुम्हारे साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कैपेबिलिटीज़ रखता है, ये कोई राजा बनने के काबिल है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर और हौसला बढ़ गया और उसने अपने आप को थोड़ा और काबिल समझना शुरू किया। इसके बाद में सिकंदर वापस चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने चाणक्य की सहायता से अपनी छोटी सी सेना तैयार की और थोड़े बहुत आसपास के इलाकों को जीता और फाइनली इनका जो मंसूबा था वो क्या था? मगध राज्य को जीतने का, और वो पूरा हुआ 322 ईस्वी पूर्व में जब इन्होंने मगध के ऊपर हमला किया और धनानंद के राज्य को ख़त्म करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसमें चाणक्य ने बहुत रोल प्ले किया क्योंकि चाणक्य पहले से ही जानता था उस राज्य के बारे में, उस राज्य की जो वीकनेस है उसके बारे में जानता था और वो चंद्रगुप्त मौर्य की क्वालिटीज़ के बारे में जानता था। इसी के बेस पे उसने इतना अच्छा जो है वो गाइड किया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है इन्होंने एक नया राज्य स्थापित किया, मौर्य राज्य, मगध के इलाके में। मौर्य राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने बहुत अच्छा राज्य अपना जो है वो स्थापित किया, आगे बढ़ के और भी बहुत से इलाकों को जीत लिया, काफ़ी बड़ा एम्पायर जो है इसने एस्टैब्लिश कर लिया। बहुत कम इलाके थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन नहीं थे, उनमें ज़्यादा जो पॉपुलर हैं या तो बिल्कुल फार ईस्ट के इलाके, जैसे हम आजकल ट्राइबल इलाका कहते हैं, नागालैंड का इलाका, ये सारे इलाके जो हैं ये इनके अंडर नहीं थे क्योंकि दूर पड़ते थे, उनको मैनेज करना मुश्किल था। या बिल्कुल डीप साउथ के इलाके वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर नहीं थे। इसके अलावा डेक्कन का इलाका जो है उसमें सिर्फ कलिंग एक ऐसा इलाका था जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला नहीं किया था। उसके बिना बाकी काफ़ी हद तक भारत का हिस्सा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन में आता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में बहुत बढ़िया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया हुआ था और उसके हिसाब से उसकी प्रजा बहुत खुश थी उससे। पर 298 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका मृत्यु का कारण क्या माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके एम्पायर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल जिसको हम सूखा कहते हैं कि बारिश ना होना, धीरे धीरे करके नदियों का पानी भी सूख जाता है, खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं मिलता, लोगों को पीने का पानी नहीं है, तो धीरे धीरे करके उससे प्रजा जो है वो नष्ट होने लग जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। इससे भी काफ़ी नुकसान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के इलाके में होने लग गया। और ये जो अकाल जो है ये तकरीबन पड़ने लगा 312 ईस्वी से, इसकी ईस्वी पूर्व से इसकी शुरुआत हुई और ये आए साल बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई हवन कराए, यज्ञ कराए, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उनको एक बुद्धि साधु जो हैं वो मिले
और ये जो है ये बाहु, हम इनको कहते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि तुम्हारे इस अकाल के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी आसानी से मान गए, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी प्रजा बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। तो भद्रबाहु ने कहा कि हाँ, तुम्हारी जान तक का ही मसला है, ऐसा ही कुछ होगा कि तुम्हें एक पहाड़ी पे जाना है, और वो पहाड़ी है श्रवणबेलगोला नाम के इलाके में, आजकल कर्नाटका में है। कर्नाटका में श्रवणबेलगोला नाम की पहाड़ी, वहाँ पे जाके आप ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगाते लगाते आपके रहते रहते ये अकाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पर हो सकता है आपको वहाँ पे अपनी जान का त्याग करना पड़े। तो चंद्रगुप्त मौर्य इमीडिएटली तैयार हो गए। उन्होंने अपना सारा राज्य अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया, क्योंकि सिंहासन खाली नहीं रहता है। तो उनका बेटा बिंदुसार जो है वो भी बड़ा था, 25 साल की उम्र उसकी भी हो चुकी थी। उसको राज्य थमा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं पे 298 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। पर जो इलाके में अकाल था, सूखा था, वो सब खत्म हो गया। फिर से लहलहाने लग गए खेत, और फिर से पानी की बरसात जो है वो सही ढंग से होने लग गई। राज्य फिर से अच्छा चल पड़ा। बिंदुसार भी बहुत अच्छा जो है वो राजा है, पर ज़्यादा रिकॉर्ड्स उसके बारे में नहीं मिलते हैं कि उसने कौन कौन से इलाकों को जीता है। हाँ, ये ज़रूर पता चलता है कि वो भी एक बहुत बढ़िया, बहुत बहादुर राजा था, पर कोई एलैबोरेटेड रिकॉर्ड्स उसके बारे में नहीं मिलते हैं। उसने 298 ईस्वी पूर्व से लेके 273 ईस्वी पूर्व तक जो है वो राज्य किया। उसके बाद में उनका बेटा अशोक, किंग अशोका, वो राजगद्दी पर बैठा। पर ज़्यादातर रिकॉर्ड्स हम जो देखते हैं उसमें किंग अशोक का जो नाम आता है एज राजा के रूप में, तो वो 269 ईस्वी पूर्व 269, तो 4 साल बाद, ये 4 साल का गैप, जबकि हम कहते हैं कि राजा के बाद में सिंहासन खाली नहीं रह सकता। तो कई हिस्टोरियंस अपना व्यू देते हैं इसके बारे में। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो बिंदुसार हैं उसकी अलग अलग पत्नियां थी और तकरीबन उसके 100 बेटे थे, और सभी ये चाहते थे कि हम राजा बने। तो जो अशोक है उसने अपने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों का कत्ल किया और फिर जाके वो राजा बना। इसमें उसको 4 साल का समय लग गया। इसीलिए जब उसका राज्य तिलक हुआ तब 269 ईस्वी आ गया। पर कई हिस्टोरियंस इस बात को सही नहीं मानते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम बैकग्राउंड से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जब वो राजा बने तो 25 साल के थे, बिंदुसार जब वो राजा बने तो 25 साल के थे, और जब 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हुई तो किंग अशोक जो हैं ये सिर्फ 21 साल के थे। इसलिए इनको असाधारण तौर पर एक राजा तो बना दिया गया, पर पूर्ण रूप में इनका राज्य तिलक जो है इनके 25 वर्ष कंप्लीट होने पर ही किया गया 269 ईस्वी में। और ये विचार जो है ये बहुत से इतिहासकारों ने सही माना है। इनके जीवन में जो एक घटना जो है वो बहुत बड़ी मानी जाती है, कलिंगा की लड़ाई, कलिंगा का युद्ध। मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध राज्य के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा करने के बाद में आसपास के बहुत से इलाकों को जीता और बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उन्होंने या तो फार ईस्ट के इलाके को छोड़ दिया या बिल्कुल डीप साउथ के इलाकों को छोड़ा, और बीच में अगर कोई इलाका छोड़ा हुआ था कलिंगा का इलाका, जो मॉडर्न उड़ीसा का इलाका हम कहते हैं। तो राजा अशोक ने ये देखा कि ये इतना क्या है इस इलाके में, मेरे पिता मेरे दादा क्यों नहीं जीत पाए, ये बहुत बढ़िया राज्य है, ये बहुत शक्तिशाली है, क्या हम भी तैयारी करेंगे, इसको जीतेंगे। तो तकरीबन 8 साल की तैयारी की, बहुत बड़ी सेना बनाई और बहुत हथियार इकट्ठे किए, सेना को ट्रेनिंग दिया, और सारा काम ख़त्म करने के बाद 261 ईस्वी में इन्होंने कलिंग के ऊपर हमला किया। राजा अशोक ने कलिंग के ऊपर हमला कर दिया, और कलिंग का उस समय का राजा था राजा खारवेल, किंग खारवेल। दोनों में घमासान मुकाबला हुआ। किंग खारवेल की बहुत बड़ी सेना थी, राजा अशोक की भी बड़ी सेना थी, और इस जो लड़ाई में तकरीबन 1.5 लाख सैनिक जो हैं वो मारे गए।
कितने ही सैनिक जो है उनके हाथ पैर कट गए, अपाहिज हो गए, और कई जो है कोई ऐसे तरीके से बचे कि उनकी ज़िंदगी मरने से भी बदतर थी। इतनी बीमारियां फैल गई, इतनी गंदगी फैली, इतना खून खराबा हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो राजा अशोक हैं, जब खुद उन्होंने इतना नुकसान देखा तो उनको समझ में आ गया कि क्यों मेरे पिता ने, क्यों मेरे दादा ने इस इलाके के ऊपर हमला नहीं करा था। वो इस कंडीशन से बचाना चाहते थे सबको, क्योंकि आम जो जनता है, जो इतने लोग मर गए हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। एक राजा अपने प्रेस्टीज के लिए किसी इलाके को जीतना चाहता है, पर इतने लोगों का टोल उसको पे करना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात थी। राजा अशोक बड़े निराश हुए, इतना तक सोच लिया कि मैं अब राजा नहीं रहूँगा, मैं सब छोड़ दूँगा, मैं एक साधु बन जाऊँगा। सब छोड़ के जाने का फ़ैसला कर लिया, साधु बनने का फ़ैसला कर लिया उन्होंने कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो उस समय उनको एक व्यक्ति मिला, वो व्यक्ति उनके पास में आया, उसने उनको बताया कि अब तुम्हारे से जो गलती हो चुकी है, वो गलती तो हो चुकी, अगर तुम साधु बन के चले जाओगे तो बाकी जो तुम्हारी प्रजा है उनका कौन उद्धार करेगा, उनके लिए भी तुम्हें सोचना चाहिए। हाँ, जो तुम गलती कर चुके हो तुम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो राजा अशोक को ये अच्छी लगी बात, तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति हैं, उन्होंने राजा अशोक को बुद्धिज़्म के लिए इम्प्रेस किया कि बौद्ध धर्म जो है ये ऐसा धर्म है जिसमें व्यक्ति बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से रहता है और अपने सारे काम जो है बिल्कुल जो है वो हिंसा के बिना कर सकता है, अहिंसा का सिद्धांत फॉलो करते हुए। तो राजा अशोक को ये बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके बाद में उनका लाइफस्टाइल सारा बदल गया, उनका पर्सनल लाइफस्टाइल भी, कि उन्होंने मांस मछली खाना बंद कर दिया, शिकार खेलना बंद कर दिया। उनकी रसोई में हर दिन कई तरह के मांस बनते थे, पर अब वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन बनने लगे, वो भी सिर्फ उनके कर्मचारियों के लिए। खुद उन्होंने खाना बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने लड़ाइयाँ करना बंद कर दिया कि किसी के ऊपर वार करना हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा राजा अशोक जो हैं, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए हमेशा अपने आप को ऑफ़र किया कि मेरी प्रजा के लोग मुझे कभी भी आके मिल सकते हैं, चाहे मैं सो रहा हूँ, मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, पर वो कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। अभी कोई भी उनकी परेशानी है तो वो मेरे पास लेके आ सकते हैं। तो किंग अशोक जो है पॉलिटिकली भी उन्होंने अपना सारा सिस्टम बदल दिया कि राज्य में जो दंड दिए जाते थे, इतने कठोर दंड होते थे, मृत्यु का दंड होता था, हाथ पैर काटने का दंड होता था, वो सारे दंड जो है काफ़ी कम कर दिए या बहुत हालात तक उनको बंद भी कर दिया कि किसी भी इंसान को ऐसी सज़ा नहीं देंगे जिसमें कोई हिंसा का जो भाव है वो महसूस होता है। तो ये मौर्यन एम्पायर है अशोका तक। अशोका के बाद में ये एम्पायर ज़्यादा देर नहीं चल सका। इस राज्य का आखिरी राजा जो था वो बृहद्रथ था। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि राजा अशोक के समय सेना की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, तो सैनिक जो है उनको लड़ाई करने में इतना वो अभ्यास नहीं रहा, हथियार पुराने, जंग लग गए उनको। तो जो नए सिरे से जब राज्य स्थापित किया बृहद्रथ ने, तो उनके ऊपर अटैक्स जब हुए तो उनकी सेना मुकाबला नहीं कर पाई, तो इसलिए उस इलाके के ऊपर दूसरे राजाओं का कब्जा होने लग गया। ये मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट टू डेक्लाइन तक हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, हमने इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल केंद्रीय, जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत में अलग अलग राज्य हैं, प्रोविंसेस हैं, पर हमारी एक सेंट्रल कैपिटल है नई दिल्ली, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे ही जो मगध राज्य जो है मौर्यन एम्पायर, इनका भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था और उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया जो होता था वो राजा होता था। राजा के हाथ में सारी पावर्स हैं, ऊपर भगवान तो धरती पर राजा। राजा कुछ भी कहेगा तो लोगों के लिए वो बात मानना उनका धर्म है, उनका फ़र्ज़ है।